राधे राधे फ्रेंड्स। ड्राइवर को भी पता लग गया कि ये लड़की घबरा रही है तो वो चुप हो गया। फिर छवि आंखें बंद कर सो गई। कुछ देर बाद कार के रुकने से उसकी आंखें खुली। दीदी जी हम पहुंच गए, ये सामने अपना स्कूल है और वो उस तरफ मैडम जी का घर है, आ जाओ, ड्राइवर बोला। छवि ने बाहर देखा तो सामने स्कूल था। वो कार से उतरी तब तक कई सारे बच्चे भागकर ड्राइवर के पास आ गए थे। तो ड्राइवर ने बोला, आपके लिए नई टीचर दीदी लाया हूँ। ड्राइवर उनसे बोला, फिर उनका सामान उठाकर अंदर चल दिया। छवि उनके पीछे पीछे चल दी। बच्चे घर में से किसी को बाहर ले आए। ये एक 40-45 साल की लेडीज थी। उसने हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी, दिखने में अच्छे घराने की लग रही थी। अरे राजू, ये कौन है? उन्होंने छवि को बहुत ही प्यार से अंदर बिठाया। फिर ड्राइवर से बोली, मैडम जी ये मनाली से आई हैं, टीचर हैं, इस स्कूल में लगने आई हैं, पढ़ाने आई हैं। ओ सॉरी, मुझे लगा कि तुम राजू के साथ आई हो तो शायद इसे इसकी जानकारी होगी। वो छवि से बोली, नहीं मैडम जी, ये बाय चांस हुआ कि मैं इनकी टैक्सी में बैठ गई। रास्ते में बातों बातों में इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे आपके ही स्कूल आना है तो ये मुझे ले आए। छवि ने बताया, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा, मैडम मेरा नाम छवि है, मैं आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद से फाइनल आर्ट्स में फर्स्ट ईयर किया है, दूसरा अभी शुरू हुआ था, किसी कारण से मुझे छोड़ना पड़ा। उनका नाम सुनकर ही मैडम ने ओके में सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। आओ मेरे साथ, ये मेरा घर है, ये लिविंग रूम है, ये लेफ्ट में किचन है, ये डाइनिंग हॉल है। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पर आए। ये राइट में गेस्ट बेडरूम है, इसमें तुम रह लो। मेरा बेटा है, वो बाहर पढ़ता है। ये सामने उसका कमरा है और ये साथ वाला कमरा मेरा है। उन्होंने सारा घर दिखाते हुए कहा। सब दिखाने के बाद वो वापस लिविंग रूम में आ गई और चाय रखने के लिए आई नौकरानी से बोली, मौली ये अपने स्कूल की नई मैडम है, इनका सामान गेस्ट रूम में रख दो और आज से इनका भी खाना बना लिया करना। फिर छवि को देखकर बोली, छवि ये मौली है, खाना बनाने का काम करती है। इसके अलावा एक और काम वाली आती है, उसका नाम इमली है, वो साफ सफाई करती है, कपड़े हम मशीन में खुद ही धो लेते हैं। ठीक है जी, वो मुझे कुल कितने पैसे देने होंगे? मेरा मतलब किराया और खाने पीने का मिलाकर सब कितना हो गया? छवि ने झिझकते हुए पूछा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम हमारे अकेलेपन में हमारा साथ दोगी तो उल्टा हमें तुमको ही पैसे देने चाहिए। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही तुम हो, मैडम बोली। लेकिन ऐसे चलो फिर मैं घर के कामों में हेल्प कर दिया करूंगी, छवि बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैडम ने बोला। अब तुम आराम कर लो, आज स्कूल में छुट्टी है, शाम को स्कूल का चक्कर लगा आएंगे, कहकर वो उसे कमरे में छोड़ गए। छवि ने देखा कि कमरा काफी बड़ा है। इसमें संग्राम के घर के जैसा बेडरूम की तरह बेड, कबर्ड और एक ड्रेसिंग रूम और टॉयलेट था। वो हैरान थी कि ये डिजाइन एक जैसे क्यों है। फिर उसने सोचा कि ये इत्तेफाक हो सकता है। वो नहा धोकर लेट गई। लेटते ही उसे संग्राम की याद आई। वो वापस पहुंच गया होगा या नहीं, या रास्ते में होगा। उसने फोन निकालकर संग्राम को फोन किया। फोन बंद आ रहा था। उसे लगा कि वो फ्लाइट में होगा इसलिए बंद किया होगा। फिर वो उसका कल से आज तक उसके साथ बिताए सारा समय याद आने लगा कि वो कैसे उसे सीट पर लिटाकर उसकी तरफ देखे जा रहा था। आज उसका चेहरा इतना डरावना भी नहीं लग रहा था। उसे संग्राम का गले लगाना बहुत याद आ रहा था। आज उसका दिल उसकी बाहों में समाने को तरस गया। तभी उसे कुछ याद आया कि कैसे उसने इसे दूध में कुछ मिलाकर पिला दिया, क्योंकि उसे शक था कि वो बच्चा इसका नहीं है। पर इसमें उस बच्चे का क्या दोष था? वो सोचते सोचते सो गई। शाम को मैडम उसे स्कूल की तरफ ले गई। स्कूल काफी बड़ा था, मॉडर्न ढंग से बनाया हुआ था। ये 10वीं तक है। बनाने को सीनियर सेकेंडरी बना लेती, पर संभालना मुश्किल है। अब हमारे पास 400 बच्चे हैं और 20 के करीब टीचर हैं। स्कूल की फीस कम है और पढ़ाई बहुत अच्छी है, जिस कारण रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए सभी अपने बच्चों को हमारे पास पढ़ाना चाहते हैं। मैडम ने इसे बताया।
जी ये तो बहुत ही अच्छा है, पर मैडम मैं क्या पढ़ाऊंगी बच्चों को? तुम बच्चों को ड्राइंग करवाना, अपने स्कूल में एक और टैलेंट हो जाएगा। तुम इंटरेस्टेड बच्चों को अलग से भी पढ़ा सकती हो। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है आपका। ऐसा मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। आपका बेटा क्या पढ़ाता है? सच बताऊं, मुझे पता ही नहीं। उसने बताया नहीं। असल में वो नाराज होकर भाग गया था। अभी कुछ दिन पहले ही फोन करने लगा है। जब सब ठीक हो जाएगा तो बताऊंगी। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात है। सच में आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने क्यों पूछा। लेकिन मैडम बहुत अच्छी थी, उन्हें बुरा नहीं लगा। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए ये टेंशन अभी से तुम्हें नहीं देती। कुछ दिन साथ गुजारते तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। मैडम बोली। दोनों ने रात का खाना साथ में खाया। छवि कोई ज्यादा चूजी नहीं थी, बचपन से ही चाची के साथ रही थी, तो उसे खाने को कम ही मिलता था, और जो भी मिलता था रूखा सूखा सब खा लेती थी। उसका सोचना था कि भगवान ने आज दिया है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर किसी की आदत ना पड़ने देना। अगर वो कल ना हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसने अपनी बात याद आते ही फिर से संग्राम याद आ गया। जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कैसे उसके खाने पीने का, हर चीज का ध्यान रखता था, कैसे हर चीज में उसका ध्यान रखता था। क्या पता मेरा सोचना गलत हो, वो काम किसी और का हो और संग्राम को पता भी ना हो। अगली सुबह मैडम जी उसे ब्रेकफास्ट के वक्त बताया, छवि मुझे असिस्टेंट की भी जरूरत है, तो जो मेरे काम में मेरी हेल्प करे। पहले एक लड़की थी, अब उसकी शादी हो गई है। रात मैंने सोचा कि अगर तुम ड्राइंग टीचर के साथ साथ मेरी असिस्टेंट का भी काम कर सको तो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्या तुम करोगी? मैं तुम्हें इसकी एक्स्ट्रा पे कर दूंगी। मैं कर लूंगी, एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सैलरी में दोनों काम कर लूंगी, छवि बोली। मैडम ने मुस्कुरा के हल्के से उसके हाथ को दबा दिया। उन्होंने फोन का कैमरा ऑन करके छवि से कहा, छवि इस तरफ देखना, तुम्हारी एक फोटो चाहिए। कहकर उन्होंने उसकी फोटो खींच ली। फिर मैडम उसे अपने ऑफिस ले गई। छवि ने रूम के बाहर उनका नाम पढ़ा, प्रिंसिपल शारदा देवी। फिर वो स्कूल के प्रेयर होने तक उनके पास ऑफिस में ही बैठी रही थी, और फिर प्रेयर में उनके साथ स्टेज पर गई। उन्होंने अपनी रोज की स्पीच के दौरान बच्चे और टीचर्स को छवि से भी मिलवाया और बताया, टीचर्स एंड स्टूडेंट, ये छवि है, ये मेरी नई असिस्टेंट है, ये आपको ड्राइंग भी पढ़ाएगी। सबने तालियां बजाई। फिर प्रेयर के बाद उन्होंने छवि को सारे स्टाफ से मिलवाया। छवि, ये बिंदु है, स्कूल की कोऑर्डिनेटर है, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करती है और मुझे जहां तक पहुंचाती है। ये रितु और ये रमा, दोनों इंग्लिश टीचर हैं। ये मीनल और ये राजीव, दोनों मैथ्स और साइंस टीचर हैं। ये दिनेश, सोशल स्टडीज। इनके अलावा बाकी की अपनी क्लासेस में हैं। बिंदु, बाकी के टीचर्स से तुम मिला देना और इसके शेड्यूल सेट कर देना। हर क्लास में एक पीरियड होना चाहिए, हर क्लास का एक वीक में एक दिन ये आर्ट की क्लास होगी। फिर वो अपने कमरे में जाने लगती है। फिर मुड़कर बोली, छवि फ्री होकर मेरे पास आ जाना। ओके कहकर छवि बिंदु के साथ चली गई। मैडम अपने कमरे में आकर बैठ गई। फिर उन्होंने छवि की फोटो को किसी को सेंड की। तभी उनका फोन बजने लगा। उन्होंने नंबर देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, क्या हुआ? यही है? हाँ यही है। आप इसका ध्यान रखना, देखना इसे पता न चले। बहुत ही जिद्दी है, आपको भी छोड़ जाएगी। खुश रखिएगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चल लगता है वो आ रही है, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। रमा आई थी। वो बोली, मैडम ये इंग्लिश ऐसे कंपटीशन के लिए बच्चों का नाम है, ये आप अपने पास रखो। रितु के साथ मिलकर बच्चों को तैयार कराओ। बच्चों को बता देना जो सेलेक्ट होंगे वो इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्ट लेंगे। शिवानी लिस्ट लेकर चली गई अहमदाबाद। संग्राम वापस घर आया। उसका दिल यहाँ आने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो छवि के कमरे में बैठा सोच रहा था
इन सबको वो कैसे सजा दे। इन लोगों ने ही सब किया है। इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया और मैं सब जानकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसे सबसे ज्यादा दुख खुद पर आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसने बेड के ऊपर लगी पेंटिंग की तरफ देखा और उसमें अपने और छवि के चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आई। फिर उसने स्टडी में पड़ी 2 और पेंटिंग उठाई और उसी दीवार पर लगा दी। इनमें एक पेंटिंग वो थी जिसे इसने रंग बिखेर कर खराब कर दिया था, पर इसके बावजूद ये पेंटिंग मशहूर हो गई। संग्राम को याद आया कि उसने सहस की पेंटिंग कैसे सहस को दे दी थी। सहस ने बहुत रिएक्टिवेट किया, फिर पैसे भी देने चाहे, पर इसने छवि के कहने पर उसे फ्री में ही दे दी थी। संग्राम सोच रहा था कि मैंने उसके लिए इतना सब किया, पर उसे मेरा प्यार नहीं दिखा। मैं किसी लड़के को उसके पास भटकने भी नहीं देता, फिर भी मैंने उसे सहस के साथ रहने दिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। मैंने कभी खुद के लिए पानी उठाकर नहीं पिया था। वो उसके लिए सुबह उठकर दूध गर्म करता था, पर उसे इन बातों में मेरा प्यार नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? आखिर छोड़ ही गई ना मुझे। सुबह उसने शंभू को अपना साथ लिया और कंपनी आ गया। उसने शंभू से कहा, आज से हमारी लड़ाई शुरू होगी। संग्राम कहकर संग्राम ने उसे एक कागज दिया और बोला, ये लिस्ट रख लो, सीरियल वाइज सबके नंबर लगेंगे। इन्हें पैसा चाहिए ना, देखना कैसे मैं इनके सपने पूरे करता हूँ। इन्हें आसमान पर ले जाकर छोड़ दूंगा तो ये नीचे को गिरेंगे और तब मैं जमीन भी खींच लूंगा। जितना इन्होंने मुझे तंग किया है ना, उतना ही मैं इन्हें भी तंग करूंगा। उसने अपने बड़े भैया के अकाउंट की जांच की। उसे पता चला कि कोई विदेशी कंपनी से उसके अकाउंट से बहुत पैसा गया था और वो पैसा इसी कंपनी का था। उसने शंभू को इशारा किया तो शंभू ने कहा, डोंट वरी सर, मैं उस कंपनी का जल्द ही पता लगाता हूँ। आपके मिशन में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। असल में शंभू संग्राम का दोस्त था। इसका असली नाम सिद्धार्थ था और इसे सब सिड कहते थे, जो शेरलॉक होम्स का फैन था और उसी की तरह परफेक्ट था। उसे जब संग्राम ने अपनी कहानी बताई तो वो उसकी हेल्प करने के लिए झट से तैयार हो गया और उसका नौकर बन गया। ये कंपनी मिलते ही तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? संग्राम ने पूछा। कहकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल आ गई। शंभू ने अपना काम शुरू कर दिया। वो रूप बदलने में माहिर था। वो उस विदेशी कंपनी में गया और वहां उसने जो देखा वो देखकर वो एकदम हैरान ही रह गया। उसे वहां मिस्टर श्याम शरण मिला, जो कंपनी का सीईओ था। वो वहां पर एक डिजाइनर के रूप में गया। वो सीईओ से मिला। हेलो, मैं अशोक कुमार हूँ, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मुझे पता लगा कि आप लोग ये कंपनी बेच रहे हैं। मैं ये जगह खरीद कर अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। जाने को तो मैं कहीं और भी चला जाता, पर मुझे उस संग्राम मेहता से बदला लेना है। उसने मेरे पापा का काम खराब किया, अब मैं उसका काम खराब करना चाहता हूँ। मुझे ये कंपनी दुगने दाम में भी लेने को तैयार हूँ। उसने अपना जाल फैलाया। रामशरण उसकी बातों में आ गया। वो बोला, ऐसा है, हम बेचना तो चाहते हैं, पर कंपनी की मालकिन अभी यहाँ नहीं है। यहाँ होती तो बात हो जाती। वो विदेश से बाहर है। क्या नहीं है? तो यह अच्छा, मैं फोन करता हूँ, कहकर वो इसे कॉफी देकर फोन लेकर चला गया। शंभू के कोट के बटन में कैमरा था। संग्राम अपने कैमरे में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसे रामशरण को देखते ही याद आ गया। जब वो बहुत छोटा था तो इनके घर पर एक नौकर था, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? संग्राम कुछ कहता, इतने में वो अंदर आ गया। वो आते ही बोला, आपकी किस्मत अच्छी है कि वो यहीं थी और अभी एक मीटिंग से फ्री हुई हैं। वो कुछ देर में आती होंगी। आइए, इतने में आपको कंपनी का दौरा करा देता हूँ। वो चल पड़ा। शंभू मतलब सिड उसके पीछे चल पड़ा। इसमें गिनकर कुल 10 कैमरे थे। सब के सब डब्बों से भरे हुए थे। इन डिब्बों में क्या है? कपड़े हैं। कपड़े? जी, यही तो हमारा काम है, हम कपड़े सप्लाई करते हैं। ओह, तब तो ये मेरे किए
और भी अच्छा है, मैं कंपनी के साथ ये कपड़े भी खरीद लूंगा। सिड हंसते हुए बोला, हाँ इसीलिए दिखा रहा हूँ। रामशरण भी हंसते हुए बोला। वो लोग घूमकर वापस आए तो ऑफिस चेयर पर एक लेडीज बिजनेसमैन सूट में बैठी थी। जब वो अंदर आए तो उस लेडीज ने खड़े होकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, हेलो मिस्टर, मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ, स्मिता दीवान। सिड और संग्राम दोनों की चीख निकलते निकलते रुकी। ये क्या, ये तो बुआ है, वो लेडी जो सारा दिन सफेद कॉटन की साड़ी पहने गांव की गवार सी बुढ़िया बनी फिरती है, वो आज मॉडर्न बिजनेस वूमेन कैसे बन गई? ओह हेलो, अच्छा तो आप हैं मिस दीवान, आइए बैठिए। हाँ जी, अब बताइए क्या काम है? जी मैंने सुना था कि आप ये कंपनी बेच रही हैं, मुझे ये कंपनी खरीदनी है, इसलिए बात करने आया था। मिस्टर रामशरण कहते कि आप आकर बात करेंगी, तो आपका ही वेट कर रहे थे हम लोग। सिड ने स्टाइल से कहा, ऐसा है कि हमें भी पैसों की जरूरत है, बेचनी तो है ही, आप अच्छी कीमत दे दो तो हम आपको ही दे देंगे। ठीक है, आप कितना मांग रहे हो? जी 60 लाख। वो बोली, 60 तो बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, मैं आपको 60 लाख ही दूंगा, मैं आपसे शाम को मिलने आता हूँ। अच्छा, क्या मैं कपड़े अभी उठवा सकता हूँ? शाम को मैं पैसे लेकर आ ही रहा हूँ। आपको मुझ पर शक तो नहीं है ना? ये देखिए मेरे अकाउंट की कॉपी, इतने पैसे हैं। उसने जानबूझकर अपने 15 करोड़ का अमाउंट दिखाया। उनके मुंह खुले रह गए। वो उसकी बात मान गए। उसने किसी से कहकर कपड़े उसकी कार में रखने को कहा। वो बड़ी कार लाया था, करीब करीब सारे कपड़े कार में आ गए। वो लेकर रफू चक्कर हो गया। उसने ये सामान एक गोदाम में पहुंचा दिया। फिर वो दोबारा शंभू बनकर घर आ गया। वो लोग वहां उसकी वेट करते रह गए। ये लाखों का कपड़ा ले उड़ा था। उन्होंने फोन ट्राई किया, फोन भी बंद आ रहा था। वो कंपनी के चक्कर में कपड़े भी गवा बैठे थे। संग्राम आया तो शंभू पानी लेकर उसके पास आया। उसने अंदर आते ही कहा, ये कपड़े तो वापस आ गए, अब आगे क्या करना है? यार मैं तो हैरान हो गया, वो बुआ ही थी। बुआ, वो भी इस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये जो रामशरण है ना, ये हमारा नेक नौकर हुआ करता था। इनके साथ क्या लिंक है? ये तेरा दोस्त किस दिन काम आएगा, तू फिक्र ना कर, तुझे ये भी पता करके सब बता दूंगा मैं। सब बदले में तुझे वो नई स्पोर्ट्स कार चाहिए ना, जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है? संग्राम बोला, ओके। फिर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से चला गया। संग्राम चाहता था कि ये जल्दी से इन लोगों को पकड़ सके ताकि वो छवि से मिल पाए। वो अब उससे और दूर नहीं रह सकता था। उसे वो दिन याद आ गया जब वो कमरे में सो रहा था और आग की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई थी। वो बहुत जल गया था। उसका चेहरा बुरी तरीके से जल गया था। तब इसने सिड को फोन करके बुलाया था। ये सिड और डॉक्टर रवि इसके कॉलेज के फ्रेंड्स थे। सिड और रवि ने मिलकर इसको ठीक कराया। जब इसने ठीक होकर अपना जला हुआ चेहरा देखा तो वो चीख पड़ा था। बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो इतना बदसूरत देखकर मायूस हो गया। वो डिप्रेशन में चला गया था। तब रवि और सिड ने ही इसे डिप्रेशन से निकाला। रवि उसे अमेरिका से प्लास्टिक सर्जरी कराने ले गया। सिड भी साथ ही गया। सिड ने सलाह दी, संग्राम मेरी बात सुन, जिसने भी तेरे साथ ये किया है वो तेरे ही घर से कोई होगा। तुझे उन सबके से बचकर रहना होगा। इनको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में नहीं बताना। हाँ, तू ठीक कह रहा है, अब मुझे इन सब से बचकर रहना होगा, संग्राम बोला। फिर वो प्लास्टिक सर्जरी से फिर पहले जैसा हो गया, पर सिड ने उसे मेकअप के जरिए जैसा उसका जलने के बाद चेहरा था वैसा ही प्लास्टिक फेस बनाकर दिया और हाथों के लिए एक ग्लव्स दिए। और सबसे बड़ी बात, वो शंभू बनकर उसके साथ आ गया। फिर जब छवि आई तो पहले तो वो उसे भी इन लोगों का साथी समझता रहा। फिर धीरे धीरे से उसे उससे प्यार हो गया। उसने उसकी खुशी के लिए उसे खुद से भी दूर कर दिया। वो अपनी सोच में डूबा रहा था कि शंभू का मैसेज आया। उसने देखा कि ये कोई एक ऑडियो था।
उसने ऑडियो ऑन करके सुना। बुआ की आवाज आई। वो कह रही थी, भैया पता नहीं वो कौन था, इसमें राम का कोई कसूर नहीं है, उसने तो हमारे फायदा ही सोचा था। भैया इससे अच्छा तो हम इन्हीं दुकानदारों को थोड़ा थोड़ा करके कपड़े बेच देते, एक साथ के चक्कर में लाखों का नुकसान हो गया। फिर दूसरी तरफ से कोई कुछ बोला तो वो बोली, भैया आप ऐसे इन पर इल्जाम नहीं लगा सकते, मैंने भी तो आपकी इतनी मदद की थी। अगर आपने मेरे पृथ्वी को सबके सामने अपना बेटा ना कहा होता तो मैं भी आपके हर काम में साथ दिया। आपके कहने पर संग्राम को क्या से क्या बनाया। फिर उसने फोन बंद कर दिया। संग्राम इस बार उनकी बात सुनकर हैरान हो गया। ये पृथ्वी भैया पापा के बेटे नहीं बल्कि बुआ के बेटे हैं। ये सब इस घर में क्या हो रहा है। तभी बुआ भैया को कंपनी में शामिल करने के लिए कह रही थी और पापा ने सबसे ज्यादा हैरान किया है। क्या मैं उनका बेटा नहीं? और हर्ष वो कौन है? उसने शंभू से चाय लाने को कहा। शंभू चाय बनाकर लाया। उसने दरवाजा बंद करके कहा, क्या बात है, झटका लगा? हाँ यार, जोर का झटका लगा, बहुत जोर का। अजीब अजीब बात पता लग रही है। अगर पृथ्वी भैया बुआ के बेटे हैं तो ये राम शरण। संग्राम बोला, तू चिंता ना कर, मैं इसके पीछे भी आदमी लगा दिया है, जल्द ही सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। तू बुरा न माने तो एक आदमी तेरे पापा के भी पीछे लगवा दूं? सिड बोला, हाँ तू ऐसा कर, भैया भाभी के पीछे भी लगा दे। वो छवि की किडनैपिंग का पता चला। चाचा ने किडनैपिंग क्यों कराई? मेरे ख्याल से उनका एक ही मकसद हो सकता है, वो छवि को तुझसे दूर करना चाहते थे। अब जब तूने खुद ही उसे दूर कर दिया है तो वो भी टिक कर बैठ गए हैं। मनाली छवि स्कूल के काम सीख गई थी। वो मैडम को असिस्ट भी करती थी और क्लासेस भी देती थी। बच्चों से उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो बच्चों को उनकी क्लास के हिसाब से पेंटिंग सिखा रही थी। एक दिन शाम को वो मैडम के साथ घर के गार्डन में बैठ गई थी। तब मैडम बोली, छवि तुम्हें आए अभी 2 ही दिन हुए हैं और बच्चे तुम्हारी तारीफें करने लगे हैं। मैंने क्लासेस में जाकर पूछा, चलो अच्छा है, तुम्हें यही चिंता थी कि कहीं बच्चों को पसंद ना आई तो वो पेरेंट्स से शिकायत ना कर दे। पहले 2 टीचर हमें ऐसे ही निकालने पड़े थे। बच्चों ने घर शिकायत कर दी थी और पेरेंट मुझे कहने लगे, तब मुझे उन टीचरों को निकालना पड़ा। जी ये तो हैं ही बच्चे, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। वैसे भी मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है। कहकर वो कुछ सोचने लगी। छवि, मैंने तुम्हारी आंखों में एक दर्द देखा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाकी अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो रहने दो। ऐसी बात नहीं है आंटी जी, असल में मैंने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं। जब भी प्यार मिलता है तो वो ही याद आ जाते हैं, बस इसलिए दर्द चेहरे तक आ जाता है। आप मेरी माँ जैसी हैं, आपको तो ज़रूर बताऊंगी। मेरी माँ जल्द ही मर गई थी, तब मेरे पापा ने मुझे चाचा चाची के साथ छोड़ दिया। चाची मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, डांटती थी, मारती थी, फिर भी उसने मुझे शादी की नाम पर एक अमीर आदमी को बेच दिया। उसने मुझे पहले बहुत दुख दिए, फिर प्यार दिया। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसने मेरे बच्चे को मार डाला क्योंकि उसे शक था कि वो उसका बच्चा नहीं था। आप सोच भी नहीं सकती कि मुझ पर क्या बीती। मैं किसी को बता भी नहीं सकती। जिसे मैंने इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उसने ये सब किया। मैं बहुत दुखी हुई। मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया। फिर उसने खुद ही मुझे छोड़ दिया। वो मुझे मनाली तक छोड़ने आए थे, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि ऐसा काम नहीं कर सकते। कई बार हम लोगों को समझने में गलती कर देते हैं और कई दफ़ा हमारे सुनने में भी फ़र्क हो जाता है। ज़िंदगी इसी तरह निकलती जाती है, हम बाद में पछताते रह जाते हैं। मैडम कुछ सोचते हुए बोली, हाँ जी, कुछ बातें भूलती नहीं हैं। मुझे मेरी चाची भी बहुत कुछ कहती थी, पर उनकी एक भी बात मुझे आज तक याद नहीं है। पर उनकी एक एक बात मेरे कानों में आज भी गूंजती है। मैं उनकी बात चाह कर भी भुला नहीं सकती। छवि बोली, देखो बेटी,
सब कुछ आगे ही बढ़ते हैं। सूरज, नदियाँ, दरिया सब आगे बढ़ते हैं। यही कुदरत का नियम है। तुम्हें भी सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मेरी अपनी ज़िंदगी इसी तरह से है। चलो अब खाना खाते हैं। मैं अपनी कहानी तुम्हें बाद में सुनाऊंगी। मैडम ने एक माँ की तरह समझाया। ठीक है आंटी जी। फिर वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ गई। वो संग्राम को याद करने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो संग्राम से बात करे। उसने अपना फ़ोन उठाया। वो बार बार फ़ोन के नंबर मिलाती पर फिर डिलीट कर देती। धक धक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपते रहे। उसने फिर भी हिम्मत करके संग्राम का नंबर मिला दिया। ट्रिंग 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 ट्रिंग, धक 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 धक। फ़ोन की बेल के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। संग्राम फ़ोन उठाता उससे पहले ही छवि ने फ़ोन बंद कर दिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, धक 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 धक। उसे लग रहा था मानो उसका दिल निकलकर सीने से बाहर आ गिरेगा। उसने फ़ोन सीने से लगा लिया। ट्रिंग 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 उसका फ़ोन बजने लगा। घबराहट में फ़ोन उछलकर नीचे गिर गया, पर फ़ोन नीचे गिरकर बंद हो गया था। उसने फ़ोन उठाकर साइड पर रख दिया और चादर ओढ़कर सो गई। अहमदाबाद। संग्राम नहाकर आया था कि उसने अपना फ़ोन बजता सुना। वो आकर उठाने लगा तो वह बंद हो गया। उसने देखा कोई अनजान नंबर है। उसके दिल में एक झटका सा लगा। उसका दिल हिल गया। कहीं ये छवि तो नहीं? उसने वो नंबर खुद मिलाया। वो थोड़ी देर तक बजा फिर बंद हो गया। उसने कई बार फ़ोन मिलाया लेकिन फ़ोन बंद ही आ रहा था। उसे अब यकीन हो गया था कि ये छवि का ही होगा। उस रात संग्राम सो ना पाया। दूसरी तरफ मनाली में छवि को भी नींद नहीं आ रही थी। वो बंद फ़ोन देखती फिर रख देती। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। उन हवाओं की आवाज़ उसे संग्राम की आवाज़ लग रही थी, मानो वो उसे पुकार रही हो। शुरू शुरू में वो ऐसे ही कर्कश आवाज़ होती थी। संग्राम को चिंता होने लगी, कहीं छवि को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं फिर से उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। मैं अभी जाकर देखता हूँ। सोचते ही उसने कार उठाई और चल दिया। उसने अपने साथ जरूरी कागज ले लिए। वो कार से चल दिया। वो बिना रुके सारी रात कार चलाता रहा। उसने नेट पर चेक किया था कि मनाली जाने के लिए 25 घंटे लगते हैं। सुबह होने लगी थी कि वो एक होटल में गया। उसने मुंह हाथ धोया और खाना खाकर दोबारा चल दिया। इसी तरह वो चलता रहा। वो रात में निकला था। जल्दबाजी में वो मेकअप करना भी भूल गया। उसने सोचा यहाँ उसे कौन जानता है, सो ऐसे ही चल दो। वो शाम को 5 बज गए थे। वो बहुत थक गया था और उसके फ़ोन की बैटरी भी बंद हो गई थी। वो एक होटल गया और खाना खाकर आराम करने लगा। उसका फ़ोन चार्ज हुआ तो उसे सिड का फ़ोन आया। हेलो, कहाँ है तू? मैं सब तरफ देखा, सारा दिन ख़त्म हो गया। तुझे पता है ना मैं कितना डर गया था। ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा है। सिड ने उसके फ़ोन उठाते ही कहा, यार रात एक अनजान नंबर से फ़ोन आया था। मुझे यकीन है और पूरा यकीन है कि वो छवि का ही था। मैं उससे मिलने मनाली जा रहा हूँ। इस वक्त सोनीपत में हूँ। सुबह 5 बजे पहुँच जाऊँगा। फ़ोन चार्ज नहीं था, अभी चार्ज किया है। संग्राम ने पूरी बात बता दी। तेरा दिमाग खराब है यार। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी दूर तू कार से कैसे जा सकता है? जाना ही था तो फ्लाइट से चला जाता या ट्रेन से चला जाता। बस आधे में आ गया हूँ, आधा कल चला जाऊंगा। रेस्ट करने लगा हूँ, कहकर संग्राम ने फ़ोन बंद कर दिया। वो आराम से सो गया। वो रात को उठा और नाश्ता करके फिर से सफ़र शुरू करा। वो हवा को चीरता हुआ बढ़ता जा रहा था। इस वक्त उसे छवि की चिंता थी। अगली सुबह वो मनाली पहुँच गया। उसने उस दिन जिस घर के सामने छवि को छोड़ा था वहां गया। उसने गेट खटखटाया। अंदर से एक लड़की आई। उसने पूछा, मैं छवि से मिलने आया हूँ, उसे बुला दीजिए। उस लड़की ने इस हैंडसम लड़के को देखा तो देखती ही रह गई।
गोरा चिट्टा 6 फुट लंबा कोट पैंट पहने सामने खड़ा था और किसी छवि के बारे में पूछ रहा था। उस लड़की ने जवाब दिया, यहाँ कोई छवि नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। छवि को मैं यहीं छोड़कर गया था, वो यहीं कहीं होगी, आप उसे बुला दीजिए। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? छवि नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानती और आपको फिर भी यकीन नहीं तो आइए आप अंदर आके देख लीजिए, उसने दरवाजे से हटते हुए कहा। संग्राम अंदर चला गया। उसने अंदर सारे कमरे देखे, फिर छत देखी पर कोई नहीं मिला। वो वापस नीचे आया तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। वो संग्राम को देखकर बोली, यहाँ आओ बेटा, यहाँ बैठकर बताओ क्या बात है, क्या बात हो गई। फिर उस लड़की की तरफ देखकर बोली, जाओ बेटा, जाकर इनके लिए पानी ले आओ। बुढ़िया ने एक 2-3 साल के बच्चे को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, जो संग्राम से डरकर उसकी गोद में घुसा हुआ था। संग्राम ना चाहते हुए भी बैठ गया। उसके दिमाग में तूफान उठ रहा था और उसका सिर भी दर्द से फटा जा रहा था। वो कैसे उसे अपने दिल से कहे कि छवि ने उसे झूठ बोला, जबकि उसका दिमाग उसे चीख चीख कर कह रहा था कि छवि यहाँ आई ही नहीं। ये दोनों में उसकी हमउम्र कोई नहीं। अगर उसकी कोई सहेली होती तो वो उसकी हमउम्र होती ना, लेकिन यहाँ एक उससे 10 साल बड़ी है तो दूसरी उसकी दादी की उम्र की है। लीजिए, पानी लीजिए। उस लड़की ने आकर उसे पानी दिया। वो ख्यालों से निकला और पानी पीकर बोला, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। असल में मैं अपनी वाइफ छवि को यहाँ छोड़ने आया था। वो इस घर के बाहर ही उतरी थी और कह रही थी कि यहाँ मेरी फ्रेंड रहती है। मैं उसे बाहर छोड़कर चला गया था, कहकर उसकी आंख से पानी आ गया। रुको बेटा, ये 2 महीने पहले की बात है ना? क्या जी, इतना ही समय हुआ होगा। क्या आपको कुछ पता है? उस दिन मैं सत्संग से लौट रही थी तो वो सड़क पर मैंने राजू की टैक्सी में उसे जाते हुए देखा था। वो बूढ़ी आंटी बोली। अब संग्राम की जान में जान आई। क्या? कौन राजू? वो टैक्सी ड्राइवर है। आप चलिए, मैं आपको मिलवा देती हूँ। अगर नहीं हुआ तो वो आपको मिल जाएगा। अगर सवारी लेकर गया हुआ हो तो कुछ नहीं कर सकते, वो लड़की बोली। फिर वो बुढ़िया के साथ बाहर रोड पर आ गई। उसने टैक्सी वालों से पूछा, ओए रुल्दे, राजू कहाँ है? वो तो सवारी छोड़ने गया है, रुल्दा बोला। कहाँ गया है? अपने गांव कसोल ही गया है। वहाँ की सवारी मिल गई थी, कह रहा था घर चले जाऊंगा। रुल्दा बोला, बेटा ये राजू का दोस्त है, कह रहा है कि उसे उसके गांव कसोल की सवारी मिल गई थी, वहीं गया है। बेटा जी, आप वहाँ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, या फिर यहीं रुक जाओ, सुबह यहीं मिल लेना। नहीं आंटी जी, मुझे अब ही जाना होगा। आपका धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद करी, कहकर उसने उनके बच्चे को 500 रुपये दिए और उनसे एड्रेस लेकर और डायरेक्शन पूछकर वहाँ से चल दिया। उन्होंने इसे बताया था कि 2 घंटे का सफ़र है। उसने सोचा, जब उसने 25 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ तक आ ही गया है तो अब 2 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए एक मामूली बात है। वो छवि तक जल्दी ही पहुंचना चाहता था। 2 घंटे का सफ़र उसने 1.5 घंटे में ही पूरा कर लिया। उसने शहर पहुंचकर राजू का एड्रेस देखा, जिसमें नियर SM मॉडल स्कूल लिखा था। वो उस स्कूल के पास आया। वहाँ स्कूल के बाहर एक लेडी बच्चे के साथ खड़ी थी। वो उसके पास गया और उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये घर किस तरफ है? क्या आप बता सकती हैं? ये एड्रेस कहाँ है? जी कौन सा? वो लड़की जैसे ही मुड़ी, संग्राम उसे देखता ही रह गया। ये छवि थी, उसकी छवि। वो उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखे ही जा रहा था। जी किसका एड्रेस पूछ रहे हैं आप? सुनिए, छवि ने उससे कहा। वो बोला, अब भी कुछ नहीं, और उसने छवि की तरफ कागज बढ़ा दिया। छवि ने कागज देखकर सीधे इशारा करते हुए कहा, सीधे जाकर वो दूसरा वाला घर है, कहकर वो बच्चों को लेकर स्कूल में चली गई। संग्राम हैरान हो गया कि इसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। उसे तब याद आया कि उसने तो मेकअप किया ही नहीं। वो इस गोरे चिट्टे संग्राम को नहीं पहचानती। वो राजू के घर गया।
राजू ने उसे घर में बिठाया। संग्राम ने उससे दोस्ती कर ली। फिर उसने कुछ समझाया। संग्राम ने उससे यहाँ का बढ़िया होटल पूछा और उसके बताए होटल में रुक गया। उधर छवि रह रहकर इसी के बारे में सोच रही थी कि जब उसने इसे आवाज लगाई तो उसकी तरफ इसकी पीठ थी। उस वक्त इसे आवाज संग्राम जैसी लगी। उसने खुश और हैरान होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो समझ गई कि ये तो कोई और है, मेरा संग्राम नहीं। छवि संग्राम को कैसे भूल सकती थी? उसकी आवाज, उसका चेहरा किसी से नहीं मिलता था। वो सोच ही रही थी कि उदास हो गई। काश ये संग्राम होते। मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि जो वो यहाँ आए। मैं भी कैसी पागल हूँ जो उन्हें याद कर रही हूँ। उन्होंने तो अब तक दूसरी शादी भी कर ली होगी। उसने बच्चों को क्लास में भेज दिया था। खुद हवा लेने के लिए ग्राउंड में आ गई। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। संग्राम की दूसरी शादी के बारे में सोचकर छवि खुद ही दुखी हो गई। फिर उसने सोचा, मैं दुखी क्यों हो रही हूँ? उसने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। ऐसे आदमी के लिए मेरा दिल क्यों रो रहा है? उसने मेरे बच्चे को मारा। अगर उसने नहीं मारा, किसी और ने मारा हो, लेकिन मेरी नज़र में तो वही कातिल है। वो उसे बचा सकता था पर उसने नहीं बचाया। सोचते हुए उसका दिल में संग्राम के लिए जो प्यार उमड़ा था वो नफरत में बदल गया। उसने सोचा कि वो कैसे ऐसे आदमी से प्यार कर सकती है। नहीं 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 नहीं। वो पेड़ से अलग हुई पत्ती की तरह ग्राउंड में गिर गई। बारिश तेज हो रही थी। वो ग्राउंड में बेहोश पड़ी थी। मैडम को किसी बच्चे ने बताया तो उन्होंने उसे वहां से उठवाकर अंदर मेडिकल रूम में लिटाया। उन्होंने देखा कि इसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। सारे टीचर वहां इकट्ठा हो गए। सब छवि को बहुत प्यार करते थे। उसे ऐसे देखकर सब घबरा गए। मैडम ने स्कूल के डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है इसे? दिन में तो एकदम ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया इसे? जी कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है, इन्हें किसी टेंशन की वजह से बुखार हो गया है। बुखार कल तक उतर जाएगा, डॉक्टर बोले। मैडम ने उसे वहीं लेटने दिया। उन्होंने मौली से कहा, इसका ध्यान रखना, इसके कपड़े बदलवा दो, कहीं इसे ठंड ना लग जाए तो बुखार और भी तेज हो जाएगा। ये कहकर मैडम अपने ऑफिस में चली गई। उन्होंने सारे टीचर्स को भी अपने कमरे में भेज दिया। छवि को होश आया तो उसने अपने आसपास देखा। उसे याद आया कि वो तो ग्राउंड में खड़ी थी, वो यहाँ कैसे आई? तभी मौली उसके पास आई और पूछने लगी, दीदी अब आपकी तबीयत कैसी है? कुछ चाहिए क्या आपको? कहते हुए उसने छवि के माथे पर हाथ लगाकर देखा। दीदी बुखार उतर गया था, मैं तो ग्राउंड में थी, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे क्या हुआ है? छवि ने पूछा। दीदी जी, डॉक्टर ने कहा है कि आप किसी टेंशन के कारण बेहोश हो गई थी। बारिश में भीगने से आपको बुखार भी हो गया। अब थोड़ा ठीक है, मैंने आपके कपड़े बदल दिए थे, मौली ने बताया। क्या? ओह, कहकर छवि चुप हो गई। तब मौली मैडम के पास चली गई। मैडम उसके साथ ही आ गई। कैसी हो छवि? मैडम ने आते ही पूछा। उसने प्यार से उसके माथे पर हाथ लगाकर बुखार चेक किया। बुखार सच में नहीं था। उन्होंने डॉक्टर से पूछकर उसे मौली के साथ घर भेज दिया। वहीं सामने एक होटल की खिड़की से संग्राम स्कूल की तरफ मुंह करके खड़ा था। वो इतनी देर से बारिश को देख रहा था। वो सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो उसने समय पर कमरा ले लिया। वो बाहर देखकर मुड़ा ही था कि उसे जानी पहचानी सी फिगर दिखी। वो उसे देखकर परेशान हो गया। ये कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है? फिर उसने देखा कि वो अपने घर की तरफ गई। उसे राजू ने उसका घर दिखाया था। वो अंदर चली गई तो संग्राम ने राहत भरी सांस ली। उसने राजू से कहा था कि वो छवि का पति है। छवि उससे नाराज होकर यहाँ पर आई है। अब वो उसे मनाने आया है। राजू उसकी हेल्प करने को तैयार हो गया था। राजू ने उसे ऐसे होटल का ऐसा कमरा दिलवाया था जहाँ से स्कूल और छवि का घर साफ दिखता था। राजू ने वादा किया था कि वो उसकी और छवि की हेल्प करेगा।
छवि को मनाने में संग्राम की हेल्प करेगा। बदले में संग्राम ने राजू को पैसे दिए थे। राजू भी खुश और संग्राम भी खुश। उसने राजू को फोन किया, राजू छवि अभी अभी घर वापस आई है, देख कर तो आना कि क्या हुआ है। राजू फोन ऑन ही रखकर उसके घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो मौली ने दरवाजा खोला। राजू ने पूछा, क्या बात है, मैंने सुना दीदी जी भी घर पर आ गई, क्या हुआ? मौली धीरे धीरे बोली, वो दीदी जी बारिश में बेहोश हो गई थी। डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन की वजह से बेहोश हो गई थी। पता नहीं बेचारी किस बात की टेंशन करती है, अपने बारे में बताती भी तो नहीं किसी को। मैडम कहती हैं कि इसके पति अच्छे नहीं थे, इसलिए ये घर छोड़कर आई है। तुम किसी को बताना मत, मैं तो सिर्फ तुमसे ही अपना समझकर ये सब बता रही हूँ। मौली बोली, वो राजू को प्यार करती थी, पर राजू की पत्नी को मरे अभी कुछ ही महीने हुए थे। एक बेटा भी था, इसलिए वो उसे ज़्यादा भाव नहीं देता था। ये तो आज संग्राम के कारण आ गया, नहीं तो आता ही नहीं। वो वहाँ से होटल आ गया और संग्राम की सारी बात बताई। संग्राम को लगा था कि छवि ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसे अब लगा कि शायद उसे फिर से मेरी याद आ गई, नहीं तो किस बात से परेशान हो गई वो। उसे संग्राम से इतनी नफरत है, मैं तो अब उसका नामो निशान मिटा दूंगा। संग्राम ने राजू से अगले दिन उसके साथ चलकर बिकने वाली कंपनियों को देखने को कहा। राजू इस एरिया को अच्छी तरह से जानता था, सो वो मान गया। अगले दिन वो आसपास एक दो जगह जाकर आए। उन्होंने कई जगह और कंपनियां देखी। आखिर संग्राम को अपनी पसंद की कंपनी मिल ही गई। ये शहर के पास थी और इसका डिजाइन भी बहुत ही अच्छा था। ये कंपनी मालिक के बाप दादा ने चलाई थी। अब दादा भी नहीं है, बाप भी नहीं है, वो खुद ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया है, इसलिए वो ये कंपनी बेचना चाहता था। ये कंपनी शर्ट बनाती थी। संग्राम ने इसके वर्कर्स से भी बात की थी। देखिए, मैं ये कंपनी लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ दे तो हम इसी कंपनी को दोबारा से यहीं खड़ा कर देंगे। बोलो, आप लोगों का क्या ख्याल है? मैंने तो काम शुरू करना है, ये नहीं तो कोई और सही, पर मैं आप लोगों के परिवारों के बारे में भी सोच रहा था, यही सोचकर फैसला कर रहा हूँ। आप बताइए। यहाँ के मालिक का असिस्टेंट आगे आया। अब तक सभी उसी के कहने पर काम कर रहे थे। उसने संग्राम से कहा, सर, हम सब यही सोच रहे थे कि हमारा क्या होगा। कुछ लोग तो काम छोड़कर भी गए हैं। हम सब आपके साथ हैं, आप हमें यहीं रहने देंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, फिर तुम लोग काम पर आते रहो। जो लोग गए हैं उन्हें भी बुला लो, और जो लोग नए आना चाहते हैं उन्हें भी ले लो। हम सबको रखेंगे। जितने भी लोग होंगे उतना ज़्यादा काम होगा, जितना काम होगा उतना प्रॉफिट भी होगा, और उतने ही पैसे मिलेंगे, उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। संग्राम ने एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह उन्हें समझाया। उन्होंने डील कर ली। उसने चेक काटकर उसे पैसे दे दिए और ये कंपनी उसकी हो गई। उसने कंपनी का नाम शरद डिजाइनर रखा। वो कभी भी नहीं भूल सकता था कि उसकी माँ उसे शरद ही बुलाती थी, पर माँ के जाने के बाद उसके पापा ने उसका नाम शरद से बदलकर संग्राम रख दिया। उसने राजू और असिस्टेंट शिव कुमार को कंपनी के रंग रोगन और साफ सफाई के काम सौंप दिए। आज बुधवार है। मैं चाहता हूँ कि सोमवार को हम इसे एक नए रूप में दोबारा शुरू करें। मैं अपने शहर सब समेटकर आ जाऊं। मैं परसों वापस आ जाऊंगा, कहकर उसने राजू और असिस्टेंट को एक चेक दिया और कहा, ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। कैसे काम करना है, कैसे करवाना है, किससे करवाना है, और आप सब इसकी हेल्प कीजिए। सब वर्कर संग्राम से बहुत प्रभावित हुए। सब सेटल करके संग्राम वापस आ गया। यहाँ से होटल का सफर तक आधे घंटे का था। छवि की तबीयत आज कुछ ठीक थी, पर मैडम ने फिर भी उसे आराम करने को कहा। वो छत पर पेंटिंग कर रही थी। वो सामने बाजार का स्केच बना रही थी। उसकी नज़र सामने होटल पर पड़ी। उसने देखा कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है। उसने उसे पहचान लिया। ये तो वही कल वाला लड़का था जिसने मुझसे एड्रेस पूछा था। छवि ने देखा कि वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है।
पहले तो छवि उसकी तरफ पीट करके पेंटिंग बनाती रही। फिर जब उसने देखा कि वो वैसे ही खिड़की पर खड़ा है अभी तक, तो वो अपना सामान उठाकर नीचे चली गई। दीदी पेंटिंग बन गई, दिखाओ मैं भी तो देखूं, मौली बोली। पेंटिंग क्या खाक बनी थी? वो सामने होटल में कोई लड़का खिड़की से लगातार खड़ा होकर मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने पीठ की और सोचा कि चला जाएगा, पर वो ऐसा ढीठ है कि हिला तक नहीं, सो मैं ही नीचे चली आई। देखने में कैसा है, मैं भी देखूं, कहकर उसने बालकनी में जाकर सामने होटल की तरफ देखा, तो वो अब भी खिड़की पर ही था। उसे देखकर संग्राम ने खिड़की बंद कर दी। हाय दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल शाहरुख खान लगता है। वो कोई दिलफेक आशिक नहीं लगता, वो तो आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे देखते ही उसने खिड़की बंद कर दी, पर मेरी नजरों से बच नहीं पाया। मैंने पहले ही उसे देख लिया था। मौली उसकी तारीफ करती हुई बोली। छवि उसकी बात करने के ढंग से मुस्कुरा दी। उसने मौली का बोलापन बहुत अच्छा लगता था, पर उसका भी सोचना था कि ये लड़का बहुत हैंडसम है, सहस और हर्ष से भी ज्यादा। या कहिए कि इसने अब तक जितने भी लड़के देखे, उनमें से सबसे ज्यादा हैंडसम यही है। पर मौली को क्या पता कि जिसे प्यार करती है वो दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी है। ये उसे कैसे भूल सकती है? प्यार कोई खेल नहीं, ये रंग रूप, अमीरी गरीबी और उम्र कुछ नहीं देखता। जिससे होना होता है हो ही जाता है। संग्राम शाम की फ्लाइट से वापस अहमदाबाद आ गया। सिड उसे एयरपोर्ट पर लेने आया। उसने वापसी पर जो खुलासा किया, संग्राम के तो पैर ही हिल गए। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें एहसास भी है किसके बारे में कह रहे हो? संग्राम ने गुस्से से कहा। यार मुझे पता है कि वो तेरे पापा हैं, तू उनकी इज्जत करता है, पर सच ये है कि वो तेरे पापा हैं ही नहीं। मेरे पास हर बात का सबूत है। तेरी फैमिली के बारे में जानकर मैं तो खुद पागल हो गया। मुझे काफी देर लगी सब कुछ समझने में। ये ले रिकॉर्डिंग तो खुद ही सुन ले। उस रामशरण को दारू पिलाई, उसने सारे राज उगल दिए। बाय गॉड सच कह रहा हूँ, बहुत केस देखे पर ये सबसे अलग है। खुद शेरलॉक होम्स भी पजल हो जाते हैं कि ये क्या झोल है। सिड उसे फोन पकड़ाता हुआ बोला। संग्राम ने कार में बैठकर सबसे पहले मास्क लगाया, फिर फोन ऑन करके रिकॉर्डिंग सुनने लगा। रामशरण बोल रहा था। तुमने मेहता ग्रुप का नाम सुना है? मैं उनके बॉस संग्राम मेहता का फूफा हूँ। पर तुम्हें कैसे पता? ये तो खुद संग्राम को भी नहीं पता। तब सिड की आवाज आई। मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रहे हो सच है? फिर रामशरण की आवाज आई। ये देखो, ये फोटो में मेरी शादी है। ये मेरी पत्नी है। ये संग्राम की बुआ है। ये मेरा साला है, मतलब संग्राम का बाप। फोन में फोटो है, खोल कर देखो, सिड संग्राम से बोला। उसमें सच में फोटो थी। संग्राम ने खोलकर देखी, ये सच में इनकी शादी की फोटो थी। संग्राम हैरान रह गया, क्योंकि इसने जब से बुआ को देखा है तब से सफेद साड़ी में ही देखा है, और ये रामशरण को नौकर ही देखा था। ये क्या पहेली है? उसने आगे की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए रिकॉर्डिंग ऑन की, जिसमें सामने से रिकॉर्डिंग में रामशरण की आवाज आई। तुम्हें क्या बताऊं, वो जो पृथ्वी है ना, वो मेरा बेटा है। हमारी ये कंपनी उसी की खड़ी की हुई है। वो संग्राम कंपनी से कपड़े चुरा कर यहाँ लाता है, फिर यहाँ के क्लाइंट वहाँ भेजता है। हम बेच देते हैं, सारा पैसा हमारा। अब हम संग्राम की कंपनी को खाली करके यहाँ से भाग जाएंगे। तुमने कंपनी लेनी है तो लो, मेरी पत्नी के नाम है, आ जाना। इसके बाद आवाज बंद हो जाती है। संग्राम का पैसा लेकर भागेंगे? इन्हें अभी संग्राम का पता ही नहीं है। मैं अपनी कंपनी भी बचा लूंगा और इनकी खरीद भी लूंगा। सिड अब क्या सोचा है, क्या करना है? संग्राम अपने ही स्टाइल में आंखें छोटी करते हुए बोला। उनकी आवाज में ही मौत झलक रही थी।
कुछ तो उनका चेहरा ही डरावना था, कुछ वो अपनी आवाज़ ऐसी बना लेता है था कि उसका और ही खतरनाक लगता है। तू बता, जो तू कहेगा वो करेंगे। अभी तो इसे एक राउंड एक बार और लगाना है। तेरे पापा वाला चक्कर भी तो पता लगाना है, कई राज खुलवाने हैं। पर मैं तो कुछ और ही करने आया हूँ। मैंने मनाली शिफ्ट होने का फैसला लिया है। मैंने वहाँ एक कंपनी भी खरीद ली है अपनी छवि के पास। तुझे बताया था ना उस दिन, उसने मुझे पहचाना ही नहीं था। वो संग्राम से नफरत करती है। तो अब मैं संग्राम को मार कर यहाँ से निकल जाऊंगा। वहाँ मैं सरहद बनकर रहूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या सच में? चल अच्छा है, अब तू अपने लिए जी सकेगा। हाँ, कंपनी का कैसे करना है, तू सुन मेरी बात। उसने उसे सारी स्कीम समझाई। अरे वाह, मजा आ गया। जब सुनकर इतना मजा आ रहा है तो करने में तो और भी मजा आएगा। सिड ताली मारकर बोला, ए ए ए तू ढंग से कार चला, कहीं हमारा काम तमाम ना हो जाए। संग्राम उसे ताली बजाते देख बोला। संग्राम ने सारी रात बैठकर कंपनी के सारे कागज तैयार किए। उसने रातों रात सारा कपड़ा कंपनी से निकाल लिया, कुछ तो बेच दिया। जो शर्ट बनाने के लिए ठीक था वो 3 ट्रक्स भरकर मनाली भेज दिए। अब कंपनी बिल्कुल खाली हो गई थी। अगली सुबह जब सब कंपनी में आए तो कंपनी का हाल देखकर सभी हैरान हो गए। स्टोर्स के इंचार्ज पृथ्वी भैया थे। संग्राम ने उन्हें सबके सामने ही पूछा, भैया ये आपने क्या किया? हम जानते हैं कि आप पहले भी छोटी मोटी चोरियां करते थे, लेकिन ये क्या, आपने सारी कंपनी ही खाली कर दी? मैं बर्बाद हो गया, आप सभी बर्बाद हो गए। आप लोग चिंता ना करें, आपकी इस महीने की सैलरी आपको मिल जाएगी। संग्राम अपने सीने पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गया। भैया वहां से भाग खड़े हुए। वो डर गया था कि कहीं संग्राम ने पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा ना दे। संग्राम ने कंपनी के जो कागज रात को तैयार किए थे वो सिड को दिखाए। सिड ने देखा कि उसमें संग्राम ने कंपनी उसके नाम कर दी थी। उसने संग्राम की तरफ देखा और बोला, तूने ये कर दिया, अब आगे का काम मेरा, तू देखता जा। वो दोबारा भेष बदलकर बुआ की कंपनी पहुंच गया। रामशरण ने उसे बिठाया। और क्या, संग्राम ने अपनी कंपनी बेच दी? बुआ आते हुए बोली। सिड ने देखा था कि यहाँ इन दोनों के सिवा वर्कर के नाम पर बस एक पियोन और एक गेट कीपर ही था। ये देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद देखिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये बेच दूंगा, आप वाली रखूंगा। सिड ने अपने कागज दिखाते हुए कहा। बुआ ने वो कागज देखे, वो हैरान हो गई। आप ये कितने में बेचेंगे? 1.5 करोड़ में मैंने खरीदी है, इतने में ही बेच दूंगा। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं इस कंपनी को तो इस कंपनी की कीमत काटकर बाकी की कीमत दे दो। देखो, हमारी कंपनी 60 लाख और आपके 1.5 करोड़ लेस करने के बाद ये 90 लाख बन गए। लेकिन ये बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दो। रामशरण बोला। कमाल है, मैंने 1.5 करोड़ लगाया, अब तुम इसे भी ज्यादा कह रहे हो। चलो मैं आपकी बात मानकर अगर मैं लाख कम कर देता हूँ, अब 89 लाख दे दो। सिड बोला, हम आपसे आपस में डिस्काउंट कर लेंगे। कहकर वो साइड पर जाकर बात करने लगे। उन्होंने पृथ्वी के साथ भी बात की। पृथ्वी बोला, लगता है कि संग्राम तो अब खाली हो गया। मेरे ख्याल से उसे अब तक तो अटैक ही आ गया होगा। वो अब दोबारा उठ नहीं पाएगा और हम उठने भी नहीं देंगे। चलो कर लो डील, देखा जाएगा। फिर बुआ और रामशरण अंदर आए और उन्होंने डील कर ली। उन्होंने अपनी कंपनी उसके नाम कर दी। फिर सिड ने संग्राम की कंपनी उसके नाम कर दी और उसने सारे पैसे ले लिए। फिर सिड ने उन्हें बाहर जाकर छोड़ दिया। उनके जाते ही सिड ने संग्राम को फोन किया। कुछ देर में वहां कुछ लोग आए और उन्होंने सिड के साथ कंपनी देखी और फिर 60 लाख रुपए देकर ये कंपनी सिड से खरीद ली। अब सिड सारे पैसे लेकर संग्राम के पास आ गया। उन्होंने कहा, यहाँ के बैंक से सारे पैसे पहले ही मनाली के बैंक में ट्रांसफर कर लिए थे।
संग्राम ने शाम को जानबूझकर बुआ के सामने दिखावा किया। बुआ, हमारा क्या होगा? मैं बर्बाद हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ, कहकर वो वहां से निकल गया। बुआ ने उसे रोकने का नाटक करके 2 बार पुकारा, फिर चुप करके उसे जाते हुए देखती रही। संग्राम कुछ आगे आकर सिड की कार में बैठकर एयरपोर्ट आया और फिर वो दोनों मनाली के लिए निकल गए। अगले दिन जब बुआ और पृथ्वी कंपनी गए, लेकिन वो हैरान हो गए जब यहाँ संग्राम के लीगल एडवाइजर अर्जुन ने उन्हें कंपनी में आने से रोकते हुए बोला, सर, संग्राम ने आप लोगों की एंट्री बंद कर दी है, ये देखिए नोटिस। लेकिन हमने ये कंपनी खरीद ली है, ये देखो कागज। पृथ्वी बोला। कागज देखकर रवि हंस दिया और बोला, आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं, ये कागज इस कंपनी के नहीं हैं, ये कोई नकली कागज है। संग्राम सर ने ये कंपनी बेची नहीं, ये उनके पास है। ये देखिए, वो जाने से पहले मुझे इसे संभालने का राइट्स देकर गए हैं। ये देखिए, कहकर उसने अपने फोन पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाया। पृथ्वी हैरान हो गया। उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा, उनके चेहरे सफेद हो गए थे। बेटा, वहाँ चलो, वो वहीं होगा, उसी से पूछते हैं, बुआ बोली। फिर वो वहाँ अपनी कंपनी आ गए तो वहाँ काम चल रहा था, उन्हें थोड़ी राहत मिली। वो लोग अब ऊपर ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ सिड की जगह और लोग को देखकर पृथ्वी बोला, आप लोग कौन हैं? यहाँ आकर क्या कर रहे हैं? सिड कहाँ है? जी, हम इस कंपनी के मालिक हैं। आप लोग कौन हैं? और हम किसी सिड को नहीं जानते। वो बोले, क्या ये कंपनी आपने खरीदी है? हम इसके पुराने मालिक हैं। हमने ये कंपनी सिड को बेची थी। देखिए मिस्टर, ये रहे कागज, हमने कल ये कंपनी खरीदी है। आप इस तरह बीच में आकर रोकने वाले कौन होते हैं? भाग 5 टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली अपडेट आपके पास पहुंचे। हर हर महादेव।